तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कह सकते हैं कि स्पेशली हम टर्म 1 के लिए तैयार कर रहे हैं, क्लास 11th टर्म 1 के लिए। इसमें हम लोग जो भी टर्म 1 में एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट पे आधारित, मतलब उस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं उस पे आधारित क्वेश्चंस के लिए थ्योरी पढ़ेंगे, और जो जितना सिलेबस है टर्म 1 में केवल उसी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो बी केयरफुल होके आप लोग सारे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि आप समझ लें कि आपको पढ़ना क्या है केवल। ठीक है ना, क्या चीज़ पढ़ना है केवल। सबसे पहले कि क्लास 10th में जो बेसिक्स थी आपकी, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, जो आप x1 + x2/2 y1 + y2/2 याद रखते थे वो हो गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो x1 y1 वाला जो होता था, x2 y2 x3 y3 वाला, वो वाला, ये नहीं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला नहीं। ठीक ना, मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप यूज करते थे वो चीज़। और फिर कोलिनियरिटी, और एक है सेंट्रोइड। ये क्लास 10th से आपको पता होता है, तो ये हमको पढ़ना है क्लास 11th में भी, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस पे बताएंगे आपको कि इसमें क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे यूज करते हैं। दूसरा चीज़ जो हमें क्लास 11th में प्रॉपर पढ़ना है, जो कि आप क्लास 10th में नहीं पढ़ के आए हुए हो, वो चीज़ है आपका पहला स्लोप। किसी लाइन का स्लोप क्या होता है। फिर एंगल बिटवीन लाइन्स, यानी कि दो लाइन का अगर आपको इक्वेशन दिया हो, इक्वेशन का मतलब होता है उस लाइन का नामकरण, उस लाइन की बात हो रही है, तो उस लाइन का अगर इक्वेशन दिया हो तो उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 1 डिग्री, कितना डिग्री बनेगा, उस एंगल की बात हमें पढ़ना है। एक्यूट एंगल एक बनता है दो लाइन के बीच में, और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। हमेशा कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एक एक्यूट एंगल बनेगा और एक ऑब्ट्यूज बनेगा। ये एक्यूट कह सकते हैं, ये ऑब्ट्यूज कह सकते हैं। तो इनके मतलब ये एंगल्स निकालना है। तीसरा हमें पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है, वो है वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। एक ही स्ट्रेट लाइन का अलग अलग रूप होता है, प्रारूप होता है, देखने में वो अलग लगता है ना, जिसे हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, जैसे पैरेलल टू एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल का इक्वेशन आप जानते होंगे y = 0, y एक्सिस के पैरेलल x = 0। ये तो आसान है, क्लास 10 क्लास 9 से भी आप जानते हैं। कैसे होते हैं इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है, y एक्सिस का इक्वेशन x = 0 होता है, इसको हम समझेंगे। लेकिन ये पढ़ना है, पहले ये समझते हैं। फिर हमें एक पढ़ना है पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप पढ़ने के बाद एक पॉइंट अगर आपको x1 y1 दिया रहेगा और एक स्लोप दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन का। फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि किसी लाइन का अगर स्लोप दिया हो और एक y इंटरसेप्ट दिया हो तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। टू पॉइंट फॉर्म, दो अगर पॉइंट दिया हो x1 y1 और x2 y2 तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों दिया हो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। नॉर्मल फॉर्म वो होता है जब ओरिजिन से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होता है और थीटा एंगल पे बना के उस पे लाइन का इक्वेशन क्या होता है। ये सारी बातें आपको अभी नहीं लग रही होगी, लेकिन कुछ देर के बाद जब हम लोग इसको पढ़ने लगेंगे तो ये सारी बातें आपको आसान लगेगी। आप पहली बार अगर देख रहे हो तो ये सारी बातें नहीं लगेगी, और अगर आप एक आध बार पढ़ लिए हो तो ये सारी बातें समझ में आ रही होगी आपकी कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है। और लास्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से हम सारे लाइन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसमें सारे लाइन को जनरल लाइन के फॉर्म से, जैसे लाइन का इक्वेशन क्या होता है आपका, लाइन का इक्वेशन इसी तरह ना होता है 2x + 3y + 5 = 0। तो इस इक्वेशन से हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है। और लास्ट एक पॉइंट पढ़ना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, सॉरी डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, हम गलती लिख दिए हैं, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट लिखिएगा। मतलब कि अगर आपको कोई भी एक पॉइंट, यहाँ बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, अगर एक पॉइंट आपको x1 y1 दिया हो इसका कोऑर्डिनेट और एक लाइन दिया हो तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है। अब हम लोग बारी बारी से, सबसे पहले क्या ये करना जरूरी है कि मैं वहां से शुरू करूं, प्लीज आप बता दे एक बार, इससे शुरू करूं कि यहां से, बोलिए यस और नो। ओके, देन वेट कीजिए, बस मिटा के फिर शुरू करते हैं। ओके, तो अगर आपने बोला कि सर बेसिक से ही बता दीजिए सारा कुछ, तो हम सारा कुछ डिस्कस कर दे रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है। पॉइंट का मतलब क्या होता है आप सोचो, किसी भी पॉइंट का मतलब क्या होता है आप खुद से सोच के देखो। अगर किसी पॉइंट को अगर बताने की जरूरत है तो आप उस पॉइंट को कैसे बताओगे, एक रेफरेंस की जरूरत होगी आपको, कहीं ना कहीं से आप उस पॉइंट का जगह बताओगे। जैसे अपने घर को ही बताते हो, तो आप किसी को अगर बताना होता है तो आप पहले बताते हो कि आपका घर कहाँ है। तो अगर आपका घर मान लीजिए कि पटना में है तो आप पटना बताते हो, तो पटना आदमी के दिमाग में बसा हुआ है कि नहीं पटना कहाँ पे है। ठीक है ना, पटना जगह को लोग जानते हैं, लेकिन पटना में तो आप बहुत जगह है। तो अब अगर मान लो पटना में तुम बोरिंग रोड में रहते हो तो तुम बोरिंग रोड में कहोगे। फिर बोरिंग रोड पटना बताने के बाद बोरिंग रोड बताए, मतलब कि बोरिंग रोड को पहुंचने के लिए आपको पटना बताना जरूरी था। मैंने एक रेफरेंस लिए कि पटना के बोरिंग रोड में हम हैं। फिर अगर हम बोलें कि बोरिंग रोड में कहाँ हो, तो तुम बोलोगे कि बोरिंग रोड में जो हमारा क्या है, कोई चौराहा है मान लो, है ना, कोई चौराहा है। तो अगर आप कोई चौराहा बता रहे हो तो बोरिंग रोड में एक चौराहा है, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे हम हैं। यानी कि आप एक मंदिर का सहारा लिए ताकि उस पॉइंट पे पहुँच सको। तो उसी तरह से किसी भी पॉइंट का मतलब होता है लोकेशन से।
अब लोकेशन क्या होगा, किसी न किसी जगह से होगा। यहाँ से आप इतना दूर हैं, यहाँ कहीं जाना भी है तो आप यहाँ पे हैं तो आपको लोकेशन बताएगा कि नहीं, आपको यहाँ से इधर पूरब इतना चलना होगा, है ना, पश्चिम इतना चलना होगा, दक्षिण इतना चलना होगा, एंड सो ऑन, जो भी हो। तो एक पॉइंट का लोकेशन आप ओरिजिन, जैसे हम बोले ना कि मंदिर का सहारा लिए, पटना का सहारा लिए, बोरिंग रोड का सहारा लिए, जिस चीज़ का सहारा लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। याद रखना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ओरिजिन को बोलते हैं। तो ये एक पॉइंट का लोकेशन होता है, जैसे x1 हो गया, y1 हो गया। कोई दूसरा पॉइंट अलग भी हो सकता है, x2 y2 यहाँ भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो एक पॉइंट का लोकेशन का मतलब होता है कि आप ओरिजिन से x1 डिस्टेंस चलेंगे राइट में और y1 डिस्टेंस चलेंगे ऊपर में, तो आप इस पॉइंट के पास पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन का मतलब ओरिजिन से, रेफरेंस मतलब ओरिजिन से आपको x1 डिस्टेंस राइट चलना होगा, y1 डिस्टेंस ऊपर चलना होगा। जैसा पॉइंट दिया रहेगा वैसा चलना होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चलना पड़ सकता है। ये सब बातें आप जानते हो, ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का क्यों जरूरत पड़ा, जैसे मान लो तुम पटना में बोरिंग रोड में हो और कोई बच्चा बेली रोड में है। अब उनके बीच का हो गया डिस्टेंस की बात कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। एक बोरिंग रोड में है, मान लो यहाँ बोरिंग रोड, और एक तुम्हारा क्या है, मान लो कहीं पे है, कोई ए जगह का नाम है, ए पे है, और एक बी जगह पे वहाँ पे है। अब हम बोलेंगे उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो उनके बीच का डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से होता है ना। उनके बीच का डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। अगर हम पूछ रहे हैं कि ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो उसको ज्वाइन करोगे और उसके बीच की दूरी निकालोगे, है ना। तो उसके बीच की दूरी को हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। इसको भी हम ज़्यादा नहीं एलोबरेट करेंगे क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़े हुए हो। डायरेक्ट आपको याद रखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब कोई बच्चा कहेगा सर x2 - x1 क्यों किया, आप ऐसे भी तो कर सकते थे, x1 में से x2 घटा के होल स्क्वायर करें और y1 में से y2 घटा के होल स्क्वायर करें। तो बच्चा वो भी सही बोल रहा है, वो ए बी का डिस्टेंस अगर ये भी लिखता है तो कोई गलती नहीं है। x1 में से x2 घटाओ या x2 में से x1 घटाओ, आफ्टर स्क्वायरिंग कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि नेगेटिव भी आएगा तो स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर आप इसका प्रूफ भी जाते हो तो प्रूफ में समय लगेगा झूठ मूठ का, वैसे हम बता भी देते हैं। प्रूफ तो जानते होगे ना, प्रूफ, हाँ प्रूफ पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। क्या बोलते हो आप यहाँ पे अगर x1 - x2 का होल स्क्वायर करें और यहाँ y2 - y1 का होल स्क्वायर करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया आप 3 में से 2 का घटा के स्क्वायर करें, अच्छा है 2 में से 3 का घटा के स्क्वायर करें, भैया अगर ये 1 भी आएगा तो 1 का स्क्वायर होगा, ये भैया -1 भी आएंगे तो आफ्टर स्क्वायर वो 1 ही होंगे, माइनस नहीं हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स का ये प्रॉपर्टी है कि आप a - b का होल स्क्वायर करो चाहे b - a का होल स्क्वायर करो, बात क्या है, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। आप दोनों को एक्सपेंड करके देख सकते हो। तो डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर प्रूफ जानना चाहते हो तो आपको हम कह सकते हैं कि ये दूरी होती है क्या, x2 - x1, ठीक है ना, और ये दूरी जो होती है वो होती है y2 - y1, और ये परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करते हैं। तो ये डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला पे बढ़े। देखो सेक्शन फार्मूला को बच्चा क्लास 10th में बहुत बढ़िया से पढ़ा होता है, क्लास 11th में भी बहुत बढ़िया से पढ़ा होता है, लेकिन बच्चा वो यूज नहीं कर पाता है। और यूज अगर तुम सेक्शन फार्मूला को अगर अच्छे से नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन तुमसे गलती होगा, गारंटी है। तो फार्मूला सबको याद रहता है। ये एक सेक्शन फार्मूला में 2 फार्मूला होता है, एक इंटरनल डिवीजन, एक एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में क्या होगा कि बोलेगा कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n इंटरनली। तो अगर इन्होंने बोला कि P डिवाइड्स AB, इस वर्ड का भी बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है इस वर्ड का, P डिवाइड्स AB का। अगर वो बोलेगा कि P डिवाइड्स BA तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। अगर वो बोलेगा P डिवाइड्स AB तो उसका मतलब अलग होगा। अगर वो बोलेगा P डिवाइड्स BA तो उसका मतलब अलग होगा, ठीक है। अगर इन्होंने बोला कि P डिवाइड्स AB, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले P से आपको A जाना है और फिर P से आपको B जाना है, यानी कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो अगर m/n बोला है तो PA अपॉन PB का वैल्यू आपको m/n दिया है, याद रखिएगा। PA अपॉन PB का वैल्यू आपको m/n दिया है। तो क्वेश्चन में भी देखिए हमने क्या लिखा है, P से A का डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं होता, याद रखना, m, और P से P का कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस n। कभी भी तुम्हें रेशियो अगर इस तरह से दे दे 2:3, तो इस तरह से समझ लेना कि AP का डिस्टेंस 2 यूनिट है और PB का डिस्टेंस 3 यूनिट है। ये कतई मत करना, क्योंकि कोई भी जो रेशियो दिया रहता है ना तुम्हें, यहीं से तुम समझ के देख लो कि अगर ये 2/3 दिया है तो ये कट कुट के ना दिया होगा। PA का लेंथ जरूर 2 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 2/3 को 20/30 लिखा गया हो और फिर 0 से 0 काट दिया गया हो। तो इसका मतलब तो PA का लेंथ 20 था और PB का लेंथ 30 था। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता था कि ऊपर 200 रहेगा और नीचे 300 रहेगा, तो भी तो हमारा रेशियो कट के 2/3 आएगा ही। तो रेशियो देने का मतलब लेंथ नहीं देता है, रेशियो का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। अगर ये 2 है तो वो 3 होगा, अगर वो 20 होगा तो ये 30 होगा, अगर ये 200 होगा तो वो 300 होगा। ये कटा के दिया होता है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ माना जाता है। एक्चुअल लेंथ उसका कुछ और होता है, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये समझने वाली बात थी। दूसरी समझने वाली बात हम पहले ही बता चुके हैं कि P डिवाइड्स AB का मतलब P से A जाना है, P से B जाना है। और वही अगर P डिवाइड्स BA लिखता
अगर P डिवाइड्स B A लिखता तो पहले P से B जाना होता और फिर P से A जाना होता, और ये रेशियो आपको दिया होता m/n। कब? जब इन्होंने बोला होता कि P डिवाइड्स B A। तो ये तो इंटरनल की बात हुई, तो P को हम अंदर रखे, P डिवाइड्स A B इंटरनली, तो P को हम अंदर रखे, ठीक है। तो फार्मूला तो बच्चों आपको याद करना ही पड़ता है ना। फार्मूला को याद रखने का एक बेसिक तरीका बता देते हैं तुम्हें कि याद कैसे रखोगे। बस ये याद रखना कि जब हमको P का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो सारा एक्स कोऑर्डिनेट ही यूज होगा, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट। पहली बात ये याद रखना। अगर वाई कोऑर्डिनेट यूज हो रहा होगा अगर सेक्शन फार्मूला में, तो हर जगह वाई कोऑर्डिनेट ही यूज होगा, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि अगर यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस m का मल्टीप्लाई दूर किया जाता है। दूर का मतलब होता है कि m जो है, m किसके लेंथ को करस्पॉन्ड कर रहा है? AP के लेंथ को। तो वो AP का लेंथ को क्या कर रहा है? छू रहा है। AP के लेंथ को छू रहा है तो उसको हम नजदीक मानते हैं। AP जिस लेंथ को छू रहा है m, उस m के कॉरस्पॉन्डिंग को नहीं, उसके दूर वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसे जैसे m को मल्टीप्लाई आप b में करें, यानी कि m इंटू x2 किए थे आप, और n का मल्टीप्लाई आप किसको करें? a में करें, क्योंकि n लेंथ किसको करस्पॉन्ड कर रहा था? pb को। तब pb इसको कहा जाता है कि pb जो है इससे नजदीक है। और याद रखने का यह तरीका है कि जो भी रेशियो है उस रेशियो का दूर मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे m का मल्टीप्लाई b में होगा, n का मल्टीप्लाई a में होगा। दूरी का रेस्पेक्टिव डिस्टेंस कैसे लिया जाता है कि m अगर AP को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है तो m का मल्टीप्लाई b में होगा, और अगर n हमारा pb को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है तो n का मल्टीप्लाई a में होगा। तो इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m का गुना x2 में हुआ है mx2, और n का गुना x1 में हुआ है nx1, और बाई m प्लस n। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सारा y यूज होगा, x का कोई लेन देन नहीं है। ये बहुत याद रखना, फिजिक्स में भी बहुत बार यूज होता है। वर्टिकल जो मोशन होता है उसमें हॉरिजॉन्टल मोशन का कोई योगदान नहीं होता है, और हॉरिजॉन्टल जो मोशन होता है उसमें वर्टिकल मोशन का कोई योगदान नहीं होता है। वर्टिकल अपना अलग ग्रेविटी खींचता है, और हॉरिजॉन्टल मोशन में अलग तरह से प्लेन जब चलता है हॉरिजॉन्टली, उसका अलग थ्योरी है। अगर कोई एरोप्लेन से अगर तुम बॉल को छोड़ते हो, एरोप्लेन से बॉल को छोड़ते हो, तो वो एरोप्लेन जो जितनी वेलोसिटी से जा रही होती है वो वेलोसिटी को लेके गिरता है बॉल। तो इसीलिए जब प्लेन से आदमी देखता है उस बॉल को तो उसे सीधा गिरता हुआ नजर आएगा, जबकि वही ग्राउंड पे व्यक्ति जो खड़ा रहेगा वही बॉल को जब देखेगा कि एक बॉल को छोड़ा गया था फ्री फॉल एरोप्लेन से, तो ग्राउंड पे व्यक्ति को उसको पैराबोलिक नजर आएगा। काहे पैराबोलिक नजर आएगा? काहे कि जो एरोप्लेन में जो वेलोसिटी थी ना, जो वेलोसिटी से एरोप्लेन जा रहा था, उस वेलोसिटी को वो लेके निकला है, तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन को नहीं छोड़ेगा। अगर 10 किलोमीटर पर घंटा से वो दौड़ रहा था तो 10 किलोमीटर पर घंटा से दौड़ेगा, लेकिन कॉन्टेक्ट तो छोड़ दिया एरोप्लेन का, तो वर्टिकली अपना काम करना शुरू कर देगा, ग्रेविटी अपना काम करना शुरू कर देगा, ग्रेविटी से वो खींचना लगेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली वो चलते रहेगा। इसीलिए ग्राउंड पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको ऐसे गिरता हुआ नजर आएगा, उसको ऐसे गिरता हुआ नजर आएगा, जबकि जो एरोप्लेन में व्यक्ति है उसको सीधा गिरता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन तो चल रहा है, एरोप्लेन तो चल रहा है। अब ये हमारा जो बॉल था हाथ में, जो हमने फ्री फॉल यहां से छोड़ा था, इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाला सेम है। जब हॉरिजॉन्टल वाला सेम है तो ये गिरता रहेगा, तो सेम उसको नहीं लगेगा। ऊपर वाला जो एरोप्लेन का व्यक्ति है अगर यहां से छोड़ा है तो ये वेलोसिटी भी 10 किलोमीटर पर घंटा, ये भी 10 किलोमीटर पर घंटा, सेम है वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल में कोई प्रभाव नहीं, सेम तरह से गिरेगा। लेकिन ग्राउंड वाला व्यक्ति कैसे देखेगा? उसको तो ऐसे नजर आएगा। तो ये चीज होती है। तो हमेशा याद रखना कि y का डिस्टेंस में हमेशा y का कोऑर्डिनेट का यूज होता है, x का कोई योगदान नहीं होता है। x कोऑर्डिनेट जब भी हम यूज करते हैं उसमें x का यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग y कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं, इसका p पॉइंट जो डिवाइड किया था, तो हम लोग क्या करते हैं, m का गुना y2 में, n का गुना y1 में, और बाई m प्लस n। x का कोई लेन देन नहीं। ये तो रहा इंटरनल डिवीजन का बारी, ठीक है ना। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है? एक्सटर्नल में क्या लिखेगा कि p डिवाइड्स ab इन द रेशियो m:n एक्सटर्नली। क्या लिख देगा? एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली का मतलब हो गया कि ए बी जो था ना हमारा, ए बी के बाहर हो जाएगा पी। ये जो पी पॉइंट है वो ए बी के बाहर हो जाएगा। तो बाहर का मतलब केवल उधर ही नहीं, इधर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि रेशियो क्या दिया हुआ है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हें रेशियो क्या दिया हुआ है। ये जो पी क्या लिखे थे हम, ये पी ए मतलब ये है ना पी डिवाइड्स ए बी, तो पी डिवाइड्स ए बी का मतलब अभी भी यही होगा। अगर कोई पी डिवाइड्स ए बी लिखा है, पी डिवाइड्स ए बी लिखा है, तो उसका मतलब हम यही लिखेंगे कि पहले पी से ए पे जाना है आपको, और फिर पी से आपको बी पे जाना है। पहले पी से ए पे जाना, फिर पी से बी पे जाना, भले आप एक्सटर्नली हो चाहे कुछ भी हो, तो वो रेशियो आपको m:n ही लिखना पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना है कि पी से ए तक की दूरी का जो दूरी है उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ, एक्चुअल लेंथ नहीं, पी से ए का कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ m होगा। तो पी से आपको पहले m पे पहुंचना है, यानी कि ये अगर p पॉइंट है और ये अगर a पॉइंट है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ मैंने यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो m कहलाएगा, ठीक है। और p से b का जो लेंथ है, यानी कि P से B, यानी कि पीबी वाला लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग, ये P है और ये B पे जाना है, वो आपका N कहलाएगा। बहुत बच्चा कंफ्यूज होकर क्या कहता है कि ये जो है ना, ये बीच में नजर आता है, ये अदर नजर आता है, ये बोलता है कि m:n। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि P से A का कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ m है। इस वर्ड का बहुत महत्व है। P डिवाइड्स AB मतलब P से A पे पहुंचना है, फिर P से B पे पहुंचना है। वही अगर P डिवाइड्स BA लिखता तो पहले P से B पे जाते, फिर P से A पे जाते। तो ये वर्ड का बहुत महत्व है। क्वेश्चन में करते समय इस बात को बहुत बारीकी से यूज किया जाता है कि P डिवाइड्स AB क्या है, मतलब हमें दिया है PA/PB।
जो रेशियो देगा वो लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ में हम लिखेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ m है। तो फिर हम बोलेंगे कि सेक्शन फार्मूला में जब एक एक्सटर्नल होता है तो एक नया बात होना चाहिए, जैसे इंटरनल में प्लस यूज हुआ था, तो एक्सटर्नल अगर होगा तो बस माइनस यूज कर देना है बीच में। बीच में क्या क्या याद रखना है? माइनस, बाकी सब फार्मूला वही होगा। यानी कि अब p का जो x कोऑर्डिनेट है उसके लिए mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n होगा, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n होगा। अब इसको याद रखने का भी तरीका सेम है, m का गुना दूर किया जाता है, जैसे हम बताए थे कि m का मल्टीप्लाई दूर किया जाता है। अब दूर का मतलब क्या बच्चा समझ लेता है कि को सोचता है ना कि ये m है ना, तो m से दूर ये है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। दूरी का रेस्पेक्टिव का मतलब, दूरी का मतलब क्या होता है पहले ही समझो। मैथमेटिक्स में जो याद रखने का तरीका है उसमें याद रखने वाले में बात में जो हम बोलते हैं कि ये जो m है, p जो m है वो दूर में मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब कि ये जो pa लेंथ है ना, pa को वो छूता है। हम कहते हैं कि pa m को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो pa से दूर कौन हुआ? pa से दूर कौन हुआ? p और a का लेंथ अगर आपको m दिया है तो pa से दूर कौन हुआ? आपको ये कहा जाएगा कि b दूर हुआ, क्योंकि pa दोनों किनारे को छू रहा है, p और a दोनों किनारे को m छू रहा है, तो दूर आपका b होता है, इसीलिए m का गुना x2 में ही किया जाता है। तो दूरी कैसे याद रखना है ये भी जरूरी है, तो इसीलिए m x2, फिर n का गुना, तो n किसको करस्पॉन्ड कर रहा था? pb को, तो pb आपको छोड़ना होगा, तो pb छोड़ोगे तो a बचेगा, तो a में मल्टीप्लाई होगा n का, तो n का a में मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू x1, तो यही n इंटू x1 हुआ है। x कोऑर्डिनेट यूज करते समय x यूज होता है, तो ये n हो गया, x कोऑर्डिनेट mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। अब y कोऑर्डिनेट यूज करने के लिए फिर वही कहानी, m का गुना दूर, तो b हुआ दूर क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग लेंथ को छू रहा है, तो my2 और माइनस ny1, माइनस इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? बोलिए। एक और इंपॉर्टेंट बात हम यूज करेंगे इसमें, बिकॉज ऑफ कि वो ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना, तो उसको भी ध्यान दे देखिएगा। देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यूज होता है बार बार, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हें रेशियो, मतलब जो रेशियो होता है ना वो दे देता है, या फिर रेशियो निकालना होता है, देता नहीं है, रेशियो निकालना होता है, ये ज़्यादा बेटर है। हाँ, रेशियो क्या होता है आपको निकालना होता है, तो बच्चा रेशियो अगर निकालना होता है तो उसको m/n मानना गलत है, क्योंकि अगर तुम m/n मानोगे, कहोगे कि आपको अगर मान लो कहेगा क्वेश्चन कि p पॉइंट a और b को m2 मतलब m/, मतलब किस रेशियो में बांट रहा है बताओ, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है तुरंत m/n मान लेता है। m/, मानते ही वो क्वेश्चन लेंदी जाएगा। हमको बनाना सीखना है, टेक्निक सीखना है कि क्वेश्चन जल्दी कैसे बनेगा, ये नहीं कि बस बनाना है, लंबा जा रहा है भैया, 1 घंटे का मौका है, बना के काम खत्म करना है भाई। हाँ, तो m/n मत मानना। कभी भी अगर तुमसे बोलेगा कि फाइंड द रेशियो, तो तुम उसको m/n को डायरेक्ट मान लेना, m/n को डायरेक्ट मान लेना कि m/n बराबर k, m/n पूरे को मान लेना k। उससे क्या होगा ना कि तुम्हारा k एक अननोन होगा, और जब k एक अननोन होगा तो k का वैल्यू खुद ही अगर रेशियो में आना होगा तो आ जाएगा, 2/3 में आना होगा तो 2/3 आ जाएगा। तो समझ लेना कि m 2 था और n 3 था हमेशा। तो m/n मानने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या मान लेना है उस m/n को, बताओ क्या मान लेना है? k। तो k को क्या हम k/1 लिख सकते हैं? बोलो। तो ये k/1 याद रख लेना है। अब उससे फायदा क्या होगा कि डायरेक्ट k निकल जाएगा। अब फॉर्मूला बताओ सेक्शन फार्मूला का, m/n वाला तो तुम याद किए थे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 माइनस ny1 प्लस m माइनस n, याद किए थे तुम लोग। अब तुम्हें ये बताना है कि अगर ये k/1 में बांट देगा तब x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही याद रखने का तरीका है कि m का गुना दूर में, n का गुना दूर में। तो भैया k किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? AP को, तो AP को छोड़ देना है, गुना हो जाएगा b में, ठीक है ना। और 1 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? तो PB को, तो PB का गुना हो जाएगा a में। बस इतना याद रखना है, फार्मूला बेसिक तो याद ही है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 प्लस m माइनस n डिवाइडेड बाई m प्लस n, है ना। तो आप क्या कर दोगे, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा p का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, k इंटू x2 और प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 बाई k प्लस 1, क्योंकि m प्लस n की जगह पे k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और p का अगर तुम्हें y कोऑर्डिनेट पूछा जाए कि p का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो फिर वही k का गुना y में होगा, तो k/2, k का गुना y2 में सेकेंड एंट्री में यूज होगा। अब 1 का गुना, इस 1 का गुना इधर y1 में, तो 1 इंटू y1 बाई k प्लस 1। क्या ये बात याद रहेगा? बोलो। अब एक तो ये हो गया, ये याद रखना कि अगर रेशियो कभी भी निकालना होगा तो m/n मत मानना, k/1 मानना। दूसरा होता है एक हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला जी, हाँ, दोनों सी से बनेगा। लेकिन तुम्हें मान लो क्वेश्चन में ये कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा तो तुमको वो देगा, रेशियो दे देगा, तो 2:3 दे देगा, तो 2:3 दे देगा, तो तुम यहाँ पे 2 रख देना, यहाँ पे 3:3 रख देना, यहाँ पे k मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब k निकालना पड़े तुम्हें, तो तुम m/n मानोगे तो m भी निकालना पड़ेगा, n भी निकालना पड़ेगा, फिर m/n करना पड़ेगा। और डायरेक्ट k मानोगे तो डायरेक्ट k अपने आ जाएगा, m और n निकाल के डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बात को तुम समझ गए होगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हम देखते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब होता है कि ये जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी ये होगी, तो 10, अगर ये 10 यूनिट है तो ये भी 10 यूनिट है, अगर ये 20 यूनिट है तो ये भी 20 यूनिट है, ये 50 यूनिट है तो ये भी 50 यूनिट है। तो रेशियो ना होता है,
50:50 होगा तो क्या हम लोग 1/1 नहीं लिख सकते हैं? तो ये 1:1 हो गया ना। तो कभी भी अगर मिड पॉइंट बोले तुमसे तो तुम समझ लेना कि वो रेशियो जो होगा वो कट पिट के 1:1 आएगा। और जब 1:1 आएगा तो उस समय फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें मिड पॉइंट का तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 1 का गुना क्या कहा जाता है दूर में? तो 1 × x1 और 1 × x1 यही ना होगा, mx2 + nx1। तो फाइनली आप देखोगे कि x1 + x2 बाई m + n जो होगा 1 + 1 मिलकर 2 हो जाएगा। और उसी तरह से m का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा? y1 + y2/2। समझ रहे बात को ना? तो ये सेक्शन फार्मूला के रिगार्डिंग सारी कहानी तुम्हें हम बता दिए। क्लियर हो गया ये बात? अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो ज्यादा यूज होने वाला एक और वर्ड है तुम्हारा सेंट्रोइड, जो कि ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो सेंट्रोइड पहले कहते किसको, इसको समझ लो। सेंट्रोइड का मतलब होता है कि सेंट्रोइड का मतलब एक जगह का नाम है, एक पॉइंट का नाम है। उस पॉइंट जो सेंट्रोइड एक पॉइंट है उस जगह को कहते क्या है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सेंट्रोइड होता क्या है? तो सेंट्रोइड का डेफिनेशन लिखवाया गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का जो मीडियंस होंगे उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां मिलते हैं उसे हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। अब इसमें एक आ गया मीडियन। तो अगर आप बच्चा अगर मीडियन नहीं जानेगा तो फिर उसको भी दिक्कत है। तो मीडियन किसे कहते हैं, है ना? तो मीडियन कहा जाता है कि किसी साइड का तुम मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट तो समझते होगे, मध्य बिंदु। तो मान लो हम BC का मध्य बिंदु लिए, इस मध्य बिंदु को वर्टेक्स से अगर ज्वाइन किया जाता है ना तो वो मीडियन कहलाता है। और याद रखना मीडियन उसे 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में बांट देता है। अगर सामने वाला जो साइड है उसके मध्य बिंदु को वर्टेक्स से मिलाया जाता है तो वो मीडियन थ्रू ए कहलाता है। तो एक ट्रायंगल में कैगो मीडियन होगा? 3 गो होगा। काहे कि एगो साइड तो तुम्हारा ये भी है, इसका जो मध्य बिंदु तुम लोगे तो इसको भी तो यहां से मिला सकते हो सामने वाला वर्टेक्स से, तो ये भी एक मीडियन कहलाएगा। और अगर तुम इस मीडियन को देखो कि जैसे ये साइड था AC, तो इसके मिड पॉइंट को लिए, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ये भी एक मीडियन होगा। तो यही जहां ये तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं इस जगह को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। जनरली इसे हम लोग G से डिनोट करते हैं, बिकॉज ऑफ जब तुम पढ़ोगे फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास चैप्टर, तो एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे अगर कुछ रख दिया जाए, बम, गोला, कछुआ रख दिया जाए, कोई भी चीज रख दिया जाए, तो उन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे रहेगा। जैसे चुंबक रख दिया जाए, यहाँ पे एक है ना मैग्नेट, यहाँ पे एक मैग्नेट, यहाँ पे एक मैग्नेट, तो तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ जाएगा? तो उसके सेंट्रोइड पे जाता है। ये चीज तुम पढ़ोगे फिजिक्स में। तो सेंट्रोइड G से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेविटी से G निकलता है, इसीलिए G से डिनोट करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट तुमसे पूछा जाता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट डायरेक्ट अगर याद कर लो तो बहुत बढ़िया है कि जो सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए कुछ नहीं करना है तुम्हें। A वर्टेक्स, B वर्टेक्स, C वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट को पहला एंट्री को जोड़ो, बाई 3 कर दो, x1 + x2 + x3/3। सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट निकल गया। उसी सेंट्रोइड का अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट के लिए हम बोले थे ना x का कोई यूज नहीं होगा। x कोऑर्डिनेट निकालते समय x का यूज होता है, y कोऑर्डिनेट निकालते समय y का यूज होता है। तो यहाँ y1 + y2 + y3/3 होगा। अब क्वेश्चन उठता है ये आया कैसे? तो एक लाइन में प्रूफ है। सेंट्रोइड को आपको याद रखना पड़ता है कि ये 2:1 के रेशियो में बांटता है। सेंट्रोइड अपने मीडियंस को सेंट्रोइड वाले पॉइंट पे वर्टेक्स की तरफ से 2 होता है और सामने साइड की तरफ से 1 होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है? तो क्या आपको पॉइंट याद रखना है कि वर्टेक्स की तरफ से 2 और साइड की तरफ से 1 रेशियो। इधर से भी अगर देखोगे तो ये 2 कहलाएगा और ये 1 कहलाएगा। इधर से वर्टेक्स से 2 और इधर 1 होता है, ये याद रखना। दूसरा चीज कि अगर मिड पॉइंट है, जरा सोचना कि B और C का अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है, इसका मतलब मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मतलब अभी हम लोग पढ़े हैं मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट के लिए x कोऑर्डिनेट को जोड़ के बाई 2 करेंगे, x2 + x3/3। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? y2 + y3/3 करेंगे ना, सॉरी बाई 2 ना, बाई 2 होता है ना मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों के कोऑर्डिनेट को जोड़ के बाई 2 कर देते हैं, तो ये निकल गया। अब अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो जरा बताओ, इस 2 का गुना, 2 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? AG को। तो 2 का गुना किस में होगा? इधर होगा, क्योंकि दूर वही ना हुआ। अब 1 को इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये GD मान लो D है, तो GD को तो 1 का गुना A में होगा। तो बस याद करने का यही तरीका है कि 2 का गुना हम किस में करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लियर नहीं आ रहा है तो उसी तरह देखो, G का जो कोऑर्डिनेट है उसमें 2 का गुना हम करेंगे इसमें, तो 2 गुना x2 + x3/2 और +1 का गुना करेंगे दूर में, तो 1 × x1। x कोऑर्डिनेट निकालते समय हम x का यूज करेंगे, पहला एंट्री का यूज करेंगे, तो 2 का गुना हम इसमें करेंगे, 1 का गुना हम इसमें करेंगे, और बाई m + n, तो 2 है और 1 है, तो 2 + 1, तो ये 2 से 2 कट जाता है। तो फाइनली आप देखोगे कि x1 + x2 + x3/3 आ जाता है। उसी तरह से सिमिलरली अगर तुम y के लिए करो तो इसी 2 का गुना इसमें होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। फिर 1 का गुना इसमें होता है, तो y1, तो m/x2 + n × x1। उसी तरह से m/y2, तो m के लिए ये हुआ गुना, तो 2 से 2 कट जाएगा। फिर फाइनली आप देखोगे तो यही रिजल्ट y1 + y2 + y3/3 आ जाएगा। तो आज हम लोग यही तक रखेंगे, सेंट्रोइड तक। अगले क्लास में हम लोग बेसिक में ही एरिया ऑफ ट्रायंगल और कोलिनियरिटी के बारे में चर्चा करेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइनली आ जाएंगे अपने चैप्टर में, जो कि क्लास 11th में पढ़ना है। बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, 11th वाला भी पढ़ना है, स्लोप से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और मेरा भी भला हो आपके भला के साथ साथ। थैंक यू।